हेलो गाइस, आप देख रहे हैं नूर इंस्टीट्यूट। तो गाइस, आज हम आपको 6 सेमेस्टर का पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 3 का चैप्टर नंबर बी पढ़ाएंगे। यूनिट 1 और यूनिट 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है। जिसने भी वीडियो नहीं देखी तो आप प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जाके पहले यूनिट 1 और यूनिट 2 की वीडियो ज़रूर देखिए। हमारी शॉर्ट वीडियो है एंड हमने बहुत ही अच्छे नोट्स से वीडियो बना रखी है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आएगा। हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, आपको वीडियोज़ ढूंढने में भी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो चलिए आज हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3, जैसे कि आपको पता है कि आपके यूनिट 3 का क्या नाम है, समकालीन वैश्विक मुद्दे। इसमें जो चैप्टर बी है हमारा वो है वैश्विक न्याय। आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे, वैश्विक न्याय के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके प्रस्तावना। न्याय किसी भी राज्य के विकास और उसकी सभ्यता का ज़रूरी अंग माना जाता है। उसके विकास का न्याय क्या होता है? एक राज्य के विकास और सभ्यता का ज़रूरी अंग है। जैसे कि हमारी बॉडी में कोई अंग ज़रूरी होते हैं, तो वैसे ही राज्य एक विकास, जो एक न्याय होता है वो एक राज्य का विकास का और सभ्यता का ज़रूरी अंग माना जाता है। न्याय की संकल्पना प्राचीन काल से ही राजनीतिक चिंतन का महत्वपूर्ण विषय रहा है। हर राज्य के लिए न्याय की उचित व्यवस्था करना एक अनिवार्य कार्य है। एक समुचित न्याय व्यवस्था पर ही कानून के अस्तित्व निर्भर करता है कि अगर एक अच्छी न्याय व्यवस्था है तो उसमें कानून भी अस्तित्व अच्छा रहेगा। अब आते हैं इसके उद्देश्य। उद्देश्य क्या होते हैं? पहला उद्देश्य न्याय का कि समाज को आक्रामक नहीं होना चाहिए। वो अपना काम इस तरह करना चाहिए कि जो दूसरों के समाज के लिए शांतिपूर्ण और सम्मानजनक हो। कि न्याय को भी अपना कार्य इस तरह से करना चाहिए कि भाई दूसरों को भी गिल्टी फील ना हो कि न्याय तो कर रहे हो किसी के साथ, लेकिन उसको ऐसे न्याय कर रहे हो कि उसको गिल्टी फील हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। न्याय करो किसी भी पर्सन के साथ, बट सम्मानजनक, उसको थोड़ा सम्मान देकर करो। दूसरा आता है इसकी कानूनी व्यवस्था और न्याय के विचार को समाज के सभी सदस्यों के बुनियादी अधिकारों की सुरक्षा करनी चाहिए। जो बुनियादी अधिकार होते हैं उनकी सुरक्षा करनी चाहिए सदस्यों की। अब आते हैं हमारा न्याय का अर्थ एवं अवधारणा। पहले हम न्याय का अर्थ पढ़ लेते हैं कि न्याय कहते किसे हैं। न्याय शब्द को अंग्रेजी अनुवाद में जस्टिस कहा जाता है। जस्टिस शब्द लैटिन भाषा GUS से बना है, जिसका अर्थ है बांधना या फिर जोड़ना। इस प्रकार न्याय व्यवस्था में स्वाभाविक संबंध है। अंत हम कह सकते हैं कि न्याय उस व्यवस्था का नाम है जो व्यक्ति, समुदाय तथा समूहों को एक सूत्र में बांधती है। समुदाय और समूहों को, यानी कि जैसे समुदाय है, एक ग्रुप्स को एक सूत्र में, यानी कि एक ग्रुप्स में बांटती है। किसी व्यवस्था को बनाए रखना ही न्याय है। कोई एक व्यवस्था चली है, उसको बनाए रखना ही क्या होता है? एक न्याय होता है। क्योंकि कोई भी व्यवस्था किसी तथ्यों को एक दूसरे के साथ जोड़ने के बाद ही बनती अथवा पनपती है। अब आते हैं न्याय की अवधारणा। न्याय की अवधारणा नीतिशास्त्र, राजनीति शास्त्र तथा विधिशास्त्र की एक महत्वपूर्ण अवधारणा रही है। न्याय क्या है? ये प्रश्न सुकरान से लेकर आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत का एक ज्वलंत एवं विरजीवी प्रश्न रहा है, जिसका हल सुकरान से लेकर जॉन रॉल्स तथा उसके बाद अनेक विचारकों ने अपने अपने विवेक से करने का प्रयास किया है। प्रत्येक युग में न्याय का अर्थ परिवर्तित होता रहा है और इसका कोई सार्वभौमिक अंतर नहीं खोजा जा सकता। प्रत्येक युग में, जैसे कि अभी युग है, आधुनिक युग है, समकालीन युग है, उसमें क्या जो न्याय का अर्थ है, यानी कि जो न्याय की परिभाषा है वो चेंज होती रहती है। लेकिन जो इसका सार्वभौमिक अंतर है वो खोजा नहीं जा सकता है, क्योंकि प्रत्येक काल में न्याय की धारणा की व्याख्या तत्कालीन समाज के प्रचलित मान्यताओं के अनुसार ही की गई है। मतलब जो पहले कार्य हुए उन्हीं के हिसाब से न्याय की अवधारणा का और उसका अर्थ को लिखा गया है। अब आता है कि जैसे कि D.T. रैफल का मत है कि न्याय द्विमुखी है, जो 7 अलग अलग चेहरे दिखाता है। जो एक साथ अलग अलग चेहरे दिखाता है, ये विदिक भी है। द्विमुखी का मतलब क्या होता है? अलग अलग चेहरे वाला। तो अलग अलग चेहरे दिखाते हैं, यानी कि अलग अलग परिभाषाएं हैं इसकी। ये वह विविधिक भी है और नीतिक भी है। उसका संबंध सामाजिक व्यवस्था से है और उसका सरोकार जितना व्यक्तिगत अधिकारों से है उतना ही समाज के अधिकारों से भी है। व्यक्तिगत तो है ही है, एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए भी और एक सामाजिक पर्सन के लिए भी है। एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए न्याय ज़रूरी है और एक समाज में जो व्यक्ति है उनके लिए भी न्याय ज़रूरी है। वह रूढ़िवादी है लेकिन साथ ही सुधारवादी भी है। सामान्य जस्टिस शब्द लैटिन शब्द जस्टिसिया से बना है, जिसका अर्थ है जोड़ना, बंधन अथवा ग्रंथि है। जैसे अभी आपने ऊपर पढ़ा वैसे ही। अब आते हैं न्याय की अवधारणा का विकास। न्याय एक ऐसी अवधारणा है जो व्यक्ति को समरूप समाज के रूप में संगठित करती है। ऐसे समाज में हर एक मनुष्य अपने प्रत्येक प्राकृतिक क्षमताओं के अनुसार अपने जीवन के दायित्व को सुनिश्चित करता है, यानी कि जो उसके प्राकृतिक अधिकार हैं, प्राकृतिक क्षमताएं हैं, उनको क्या करता है? सुनिश्चित करता है। जब तक सभी लोगों में संबंधित या उचित अंतर नहीं मालूम होते, तब तक सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा व्यवहार करना ही न्याय होता है।
अब आता है प्लेटो। अब इसमें न्याय के कौन कौन से सिद्धांत हैं वो देखिए। प्लेटो का न्याय सिद्धांत नंबर 1 आता है, प्लेटो का न्याय सिद्धांत। 1 नंबर प्लेटो न्याय को मनुष्य आत्मा का एक अनिवार्य गुण मानता है तथा मनुष्य राज्य में साम्य दिखाने के लिए प्रतिपादित करता है कि राज्य व्यक्ति का ही विस्तृत रूप है, अतः राज्य के गुण और व्यक्ति के गुण समान हैं। व्यक्ति के 3 प्रमुख गुण होते हैं। पहला होता है तृणीय यानी कि एबिलिटी, फिर होता है शौर्य यानी कि स्पिरिट तथा विवेक यानी कि रीज़न। ये 3 क्या होते हैं? व्यक्ति के प्रमुख गुण होते हैं। तो प्लेटो क्या करता है? व्यक्तित्व के गुण को और राज्य के गुण को समान दिखाने के लिए, एक दूसरे के मतलब इक्वल दिखाने के लिए कार्य करता है। अब आता है अरस्तु का सिद्धांत। अरस्तु के अनुसार न्याय को सरोकार मान्य संबंधों के नियम से है। अरस्तु का विश्वास था कि लोगों के मन में न्याय के बारे में जैसी धारणा के कारण ही राज्य अस्तित्व में आता है। न्याय के प्रयोग क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अरस्तु ने 2 प्रकार के न्याय में अंतर किया है। पहला है कि वितरण न्याय, दूसरा है कि प्रतिवर्ती न्याय। प्रतिवर्ती न्याय को प्रतिशोधनात्मक और प्रतिक्रियात्मक न्याय भी कहा जाता है। तो अब आता है अरस्तु के न्याय को 2 भागों में बांटा गया। अरस्तु के कितने न्याय थे? एक न्याय था, उसको 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन सा है? पहले आता है सामान्य न्याय। अरस्तु के अनुसार सामान्य न्याय के अंतर्गत वे सभी कार्य आते हैं जिनमें नैतिक गुण और अच्छाई सम्मिलित होती है। इसमें क्या होता है? नैतिक गुण यानी कि जो एक व्यक्ति के नैतिक गुण होते हैं और उसमें क्या अच्छाई भी सम्मिलित होती है। अरस्तु सभी सद्गुणों को कार्य रूप न्याय मानता है, अर्थात अरस्तु ने अच्छाई से समस्त कार्यों, समस्त सद्गुणों तथा समग्र साधुता को सामान्य न्याय माना है। सेकंड आता है विशेष न्याय। सेकंड आता है हमारा विशेष न्याय। अरस्तु के अनुसार न्याय को सरोकार मानवीय संबंधों के नियम से है। अरस्तु का विश्वास था कि लोगों के मन में ही न्याय के बारे में एक ऐसी अवधारणा का कारण ही राज्य का अस्तित्व में आता है। न्याय के प्रयोग क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए अरस्तु ने 2 प्रकार के न्यायों में अंतर किया है। पहला वितरण न्याय, दूसरा प्रतिवर्तित न्याय। ये अपने ऊपर न्याय की परिभाषा पढ़ी है, अरस्तु की जो पढ़ी थी वही है ये सेम। अब आता है हमारा विशेष न्याय को भी 2 भागों में बांटा गया है। पहले तो अरस्तु के न्याय को बांटा गया था, कितने भागों में बांटा गया था? अरस्तु के न्याय को 2 भागों में, सामान्य न्याय और विशेष न्याय। फिर उसके बाद इसका जो विशेष न्याय था हमारा ये वाला, इसको भी 2 भागों में बांटा गया है। पहला आता है सुधारात्मक न्याय एंड सेकंड आता है हमारा वितरणात्मक न्याय। तो पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे। दृढ़ न्याय का आश्रय चीज़ों को अपनी पुरानी स्थितियों में पहुंचाने से है, अर्थात जैसे वे पहली थी। इसे सुधारात्मक न्याय भी कहा जाता है। मतलब जो एक चीज़ है उसको उसकी पहली की तरह ही उसको प्रतिबंधित करना, यानी कि पहले जो थी वैसे ही कर देना। इसको क्या बोलते हैं? सुधारात्मक न्याय बोलते हैं। इसमें अपराधी अपने कृत्य हेतु माफ़ी महसूस करता है, वह इसमें पक्षपात का भाव होता है। वितरणात्मक न्याय आर्थिक रूप से भी जाना जाता है। अब आता है हमारा वितरणात्मक न्याय। वितरणात्मक न्याय एक समुदाय के विभिन्न सदस्यों के बीच प्रासंगिकता से संबंधित है। ये कहता है कि प्रत्येक व्यक्ति की भौतिक वस्तुओं और सेवाओं के पास लगभग समान स्तर तक पहुंचने या आने वाले सिद्धांत हैं। उचित प्रक्रिया के सिद्धांत के विपरीत प्रक्रियात्मक और मूल कानून के समान प्रशासन से संबंधित वितरणात्मक न्याय समान सामाजिक और आर्थिक रूप से केंद्रित है। वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत सबसे अधिक इस आधार पर उचित है कि नैतिक रूप से समान है और भौतिक वस्तुएं सेवाओं में समानता इस नैतिक आदर्श को साकार करने का सबसे अच्छा तरीका है। वितरण न्याय को न्यायपूर्ण वितरण के रूप में भी डाक टिकट आसान हो सकता है। अब आते हैं हमारा आधुनिक युग में न्याय। नेक्स्ट टॉपिक ये वाला, समकालीन न्यायशास्त्र यानी कि लोकतंत्र और न्याय पर जोर देता है। समकालीन न्यायशास्त्र के सिद्धांत को लक्षित करने के लिए एक डिज़ाइन किया गया है। तो आधुनिक और समकालीन क्या है? एक डिज़ाइन किया गया हुआ है। लोकतांत्रिक संरचना को कैसे सुरक्षित बनाया जाए और न्यायिक प्रणालियों की दक्षता और प्रभावशीलता को कैसे बढ़ावा जाए। इसमें क्या होता है? ये एक संरचना बनाई जाती है जिसमें देखा जाता है कि न्यायालयिक प्रणालियों की दक्षता को कैसे बढ़ाया जाए, सुरक्षित कैसे बनाया जाए, प्रभावशाली कैसे बनाया जाए। तो ये सब क्या होता है इसमें युग में न्याय के प्रतिबंध में होता है। अब आता है हमारा वैश्विक न्याय के उपागम। वैश्विक न्याय के 5 उपागम होते हैं। निम्नलिखित कौन कौन से 5? अब देखिए, नंबर 1 आता है हमारा राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद यानी कि नेशनलिज्म। ये विश्वास है कि लोगों का एक समूह इतिहास, परंपरा, भाषा, जातीयता, जातिवाद और संस्कृति के आधार पर समय को इंगित करता है। इन सीमाओं के कारण वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें अपने समय के निर्णयों के आधार पर अपना समय का
संप्रभु राजनीतिक समुदाय यानी कि राष्ट्र स्थापित करने का अधिकार है। हालांकि दुनिया में भी कोई ऐसा देश नहीं है जो इस कसौटी पर खड़ा उतरा हो। अगर दुनिया को नक्शा लिया जाए तो पृथ्वी का हर एक इंच राष्ट्र की सीमाओं के भीतर विभाजित हो जाएगा। मतलब अलग अलग अगर एक पृथ्वी का हिस्सा लिया जाए तो क्या है, एक एक इंच पे अलग अलग राष्ट्रों की सीमाएं बनी हुई हैं। राष्ट्रवाद के आधार पर बना राष्ट्र कल्पना में तब तक बना रहेगा जब तक कि वह राष्ट्र राज्य में तब्दील नहीं हो सकता। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड, यथार्थवाद। यथार्थवाद क्या है? यथार्थवाद एक है राजनीतिक यथार्थवाद। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के शिक्षा की शुरुआत के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय संबंधों का प्रमुख सिद्धांत रहा है। ये सिद्धांत उन प्राचीन परंपराओं दृष्टिकोणों पर भरोसा करने का दावा करता है जिसमें थुसीडाइड, मैकियावेली और होब जैसे लेखक शामिल हैं। प्रारंभिक यथार्थवाद को आदर्शवादी सोच के खिलाफ एक प्रतिक्रिया के रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है। यथार्थवादियों ने द्वितीय विश्व युद्ध के प्रकोप को आदर्शवादी सोच की कमी के एक सबूत के रूप में देखा था। आधुनिक यथार्थवाद विचारकों में विभिन्न किस्में हैं। हालांकि इस सिद्धांत के मुख्य सिद्धांतों के रूप में राज्य नियंत्रणवाद और अस्तित्व और स्वयं सहायता को माना जाता है। इसमें यथार्थवाद को कितने रूप में माना जाता है? राज्य नियंत्रणवाद के, अस्तित्व के और स्वयं सहायता के। नंबर 3 आता है हमारा विशिष्टतावाद, यानी कि एक्सक्लूसिविज्म जा रहा है कि प्रथा है अन्य। ये क्या है कि प्रथा है उन विचारकों और विचारकों के अवहेलना की विशेषता वाली मानसिकता जो किसी अपने से अलग है। यह उन संस्थाओं को जोड़कर समूहों में संस्थाओं को संगठित करने की प्रथा है जिसमें कुछ लक्षण हैं। इसमें क्या होता है, इसमें सिर्फ कुछ ही लक्षण होते हैं, जैसे कि राष्ट्रवाद यथार्थवाद में होते हैं वैसे विशिष्टवाद में नहीं होते हैं। अब आता है 4 हमारा विश्व बंधुतावाद। यजुर्वेद के इस मंत्र के अनुसार व्यक्ति द्वारा ये कामना की गई है कि संसार के सभी लोग मुझे मित्र की दृष्टि से देखें, मैं भी सभी को मित्र की दृष्टि से देखूं, हम सब एक दूसरे को मित्र की दृष्टि से देखें। सच तो ये है कि संसार को देखने की हमारी वैदिक सोच और दृष्टि यही रही है। अब 5वां आता है हमारा राज्यों की समाज परंपरा। भारत में राज्य में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। धर्मों के हिसाब से उन लोगों की परंपरा अलग अलग होती है। अलग अलग परंपराओं के लोग हमारे भारत राज्यों में रहते हैं, इसलिए भारत के राज्यों की समाज परंपरा विभिन्न प्रकार की होती है। विभिन्न प्रकार जैसे कि मुस्लिम होते हैं, हिंदू होते हैं, उनकी क्या होती है तो परंपरा अलग होती है। क्रिश्चियंस की परंपरा अलग होती है, तो इन सब की क्या होती है, ईसाइयों की अलग होती है। तो सबकी अलग अलग परंपराएं होती हैं। तो गाइस देखिए हमारा यूनिट 3 का चैप्टर नंबर B कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया हो। थैंक यू सो मच। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।